नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज हम रिवीजन करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अपन ने किया था विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा के बारे में अध्ययन किया था और आज अपन रिवीजन करने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत धारा हम पढ़ ही चुके हैं कि जब हम किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको पता है कि जो वो परिपथ है या जो विद्युत तार है, चालक तार है, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी उसमें चुंबक उत्पन्न हो सकती है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि विद्युत धारा का चुंबक से सीधा संबंध है, यानी ये एक दूसरे से संबंधित हैं कि हम इसी अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जब हम चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे और विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जब किसी तार के अंतर्गत इसकी पहचान करने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लो एक परिपथ बनाते हैं और परिपथ में एक चालक तार, वो अपन तांबे का ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन जब परिपथ बनाते हैं, इसमें ये बैटरी, ये कुंजी, ये अपन का परिपथ तैयार हो गया। अब इस परिपथ में अपन को करना क्या है कि इसमें चुंबक की जांच के लिए इसमें हम एक दिक् सूचक लगाएंगे, यानी जिसको अपन कंपास बोलते हैं, दिशा सूचक। तो यहाँ पर इस पर हम एक दिक् सूचक सुई यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये दिक् सूचक की जो सुई है, हम जानते हैं एक उत्तरी ध्रुव की तरफ रहती है और एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ रहती है। कि जब आप इस परिपथ में, ये धारा नियंत्रक हो गया, अब जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा हमको पता है इधर से प्रवाहित होगी, ये प्लस और माइनस, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो जब विद्युत धारा इधर से प्रभावित होती है तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो ये कंपास लगा है, इस कंपास में हमको एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, यानी ये जो सुई है ये इधर उधर होगी, दाईं ओर होगी या बाईं ओर होगी, ये डिपेंड करेगा धारा की दिशा के ऊपर। क्योंकि जिस प्रकार जैसे ही धारा की दिशा चेंज होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाएगी। तो जब हम स्टार्टिंग में इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मान लो ये दाईं ओर विक्षोभित हुई, ये सुई यहाँ से दाईं ओर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं यहाँ से परिपथ खोल दूंगा, धारा बंद हो जाएगी, तो वापस ये सुई इससे विपरीत दिशा में क्या करेगी, विक्षोभ उत्पन्न दिखाएगी। या फिर हम धारा की दिशा को चेंज कर सकते हैं, बैटरी को बदल करके, इधर से बैटरी बदल करके लगा सकते हैं। तो अब पहले के विपरीत इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा, यानी ये इधर होगा। तो ये हमें ये बताता है कि हम जब किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं चालक तार में तो उसमें चुंबक उत्पन्न होती है। और इसका पता लगाया सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया। तो इसी के सम्मान में जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया, ऑस्टेड रखा गया। इसी के सम्मान में हमने कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये इन्होंने बताया। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र रेखाएं। कि चुंबकीय क्षेत्र तो हम जान गए, अगर जिस किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जहां जहां अपना वो प्रभाव दिखाएगी, वो चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय रेखाएं होंगी। तो सबसे पहले अपन एक छड़ चुंबक का उदाहरण लेते हैं। मान लो ये एक छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक के हम जानते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। तो दिक् सूचक हो, यानी जो ये दिक् सूचक है, ये कंपास है, इन दोनों में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव N नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल
दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये पृथ्वी से कनेक्टेड है, दोनों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये चुंबक है, क्षण चुंबक है। ठीक है, अब इस क्षण चुंबक के बारे में अपन जान गए, ये दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। यानी उत्तरी ध्रुव क्या है, क्षण चुंबक का वह सिरा जो उत्तर, पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। तो इन दोनों की कुछ गुण होते हैं दोनों के कि ये जो दोनों सिरे एन व एस कभी भी एन व एस असमान सिरे, या फिर हम कह सकते हैं असमान सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर हमारे पास दो क्षण चुंबक हैं और उन दोनों के हम असमान सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, कि ये दो चुंबक हैं, क्षण चुंबक हैं, और इन दोनों के विपरीत सिरे, यानी ये ब्लैक वाला एन है और ये है एस और ये है दूसरी क्षण चुंबक, तो दोनों के अगर विपरीत सिरे हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर असमान सिरे हैं तो एक दूसरे को, समान सिरे हैं तो ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है ना। तो एक गुण ही हो गया। और अब बात करें जैसे एन व एन या एस व एस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना। तो असमान सिरे एक दूसरे को आकर्षित और सजातीय समान सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी अपने क्षण चुंबक के बारे में। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है ना, कि अब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबक के चारों तरफ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चुंबक है एन व एस। हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, यानी किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का पता लगाया जाता है कि उसका बल कहां कहां तक पाया जाता है, तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरी बात आती है चुंबकीय रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का वह क्षेत्र जहां पर अगर अपन किसी चुंबक के ऊपर लोह चूर्ण या फिर ऐसा जो चुंबक को आकर्षित करता है उसको डालते हैं तो वो एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है, तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं, चुंबकीय रेखाएं। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में लोह चूर्ण का जो पैटर्न बनता है उसको हम कह सकते हैं चुंबकीय रेखा। चलो आइए देखते हैं। अब जैसे ये क्षण चुंबक है तो अब जैसे ही हम इसके ऊपर लोह चूर्ण डालेंगे तो क्या होगा, ये लोह चूर्ण एक पैटर्न में व्यवस्थित होगा। किस प्रकार से होगा कि इस प्रकार से पैटर्न में व्यवस्थित होगा। ये पैटर्न व्यवस्थित हो गया। अभी इसमें दिशा नहीं दिखाई गई है। अब मैं बात करूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी या चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होगी। अब आप जो देख पा रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो बल का पता लग रहा है, तो ये पूरा क्षेत्र तो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जो ये पैटर्न व्यवस्थित है ये है रेखाएं। अब चुंबक के अंदर जो ये प्रभाव होता है तो दिशा की बात करें चुंबकीय रेखाओं की तो ये होती है एन से एस। चुंबक के बाहर देखो यहां से ये चुंबकीय रेखाएं इस पैटर्न में यानी एन ध्रुव से निकलती हैं और कहां जाती हैं, एस की तरफ जाती है। ये इस एस की तरफ जाती है। तो आप ये जान पाए होंगे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो चुंबक के बाहर तो है एन से एस यानी उत्तरी ध्रुव से
दक्षिण ध्रुव की तरफ। और अगर हम बात करें चुंबक के अंदर बात करें तो ये दिशा होती है S से N, इसके अंदर S से N यूं होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं एक क्या बनाती हैं, एक वृत्त बनाती हैं, एक पूरा, देखो ये चुंबकीय रेखाएं एक पैटर्न, एक वृत्त के रूप में गोल वृत्त बनाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों की दिशाएं होगी, चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर। अगली बात करें चुंबकीय रेखाओं की, कि चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। देखो यहां पर ये चुंबकीय रेखाएं आपको कभी भी एक दूसरी रेखा को काटती हुई नजर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? अगर ये रेखाओं ने एक दूसरे को काट लिया, माने यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये एक इसने ऐसे इसको काट दिया या ऐसे काट दिया, तो आपको पता है कंपास यहाँ पर दो दिशाओं को दिखाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपास हमको पता है दो ही दिशा दिखाता है, एक उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। तो एक साथ में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिशा की बात हो गई। अगली बात करें हम कि जो चुंबकीय क्षेत्र है जहां पर प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र जैसे इसके सिरे पर सबसे ज्यादा प्रबल है, तो चुंबकीय क्षेत्र जहां पर प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहां रेखाएं अधिक निकट पाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो देखो यहाँ पर तुमको बहुत ज्यादा है पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अगली बात करें हम चुंबकीय रेखाओं के बारे में, तो चुंबकीय रेखाएं ना नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, ठीक है ना। इसके दिशा के बारे में अपन जान चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो चालक तार हैं, कुंडली के अंदर है, परिनालिका के अंदर है, उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसका प्रभाव का अध्ययन करेंगे। यहां तक आप समझ पाए होंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखाओं के बारे में, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे किसी विद्युत धारावाही चालक सीधे चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र। कि जब हम किसी सीधे चालक तार में चुंबकीय रेखाओं का अध्ययन करते हैं, तो ये एक सीधा चालक तार है, जब इससे हम किसी परपथ को जोड़ते हैं, ये अपन का परिपथ हो गया, ये कुंजी हो गई, ये बैटरी, और ये है अपना धारा नियंत्रक, ठीक है, ये परिपथ हो गया। अब ये जो चालक तार है, तो इसके चारों तरफ जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या होता है, चुंबकीय रेखाओं का पैटर्न क्या होता है, उनकी दिशा क्या होती है, ठीक है। उसका अध्ययन करने के लिए जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके चारों तरफ एक पैटर्न बनता है, क्या बनता है, ये इस प्रकार का एक गोल पैटर्न बनता है। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए यहां पर अपन एक नियम की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा हम इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जान सकते हैं कि जब हम सीधे चालक तार में, ये सीधा चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इस चालक तार के चारों तरफ ये संकेंद्री वृत्त के रूप में चुंबकीय रेखाएं व्यवस्थित हो गई। क्या हो गई? व्यवस्थित हो गई। और जहां तक व्यवस्थित है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस संकेंद्रीय वृत्तों के चारों तरफ कम होता चलाया जाएगा,
जैसे जैसे इन व्रतों की संख्या बड़ी होती चली जाएगी। तो आप जानते हैं सबसे जो नजदीक है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है चुंबक का, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे चुंबकीय प्रभाव क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, और संकेंद्री जो व्रत हैं उन व्रतों की जो साइज है वो बड़ी होती चली जाएगी। चलो आइए अब इनकी दिशा की याद करें। तो जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है उसके द्वारा अपना जो दाहिना हाथ है इसका अंगूठा और तर्जनी उंगली, ये अंगूठा और तर्जनी उंगली से हम इस नियम को ज्ञात करते हैं कि अंगूठा को जब हम धारा की दिशा में, अंगूठा कहां रहेगा, धारा की दिशा में, तथा तर्जनी उंगली किसको दिखाएगी, चुंबकीय रेखाओं को प्रदर्शित करती है। किसको करेगी, अब देखो जैसे ही अब यहां पर अगर हम बात करें तो धारा की दिशा ये है, ये ना यहां से ऊपर की तरफ, तो अब इस पैटर्न से अपन किसको जाने कि ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा, तो चुंबकीय रेखा ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय रेखाओं को दिखाती हैं, या तर्जनी या फिर सारी उंगलियां, तो ये धारा की दिशा ऊपर है तो चुंबकीय रेखाओं की दिशा कहां हुई, यूं, यानी इसको मैं पकड़ूंगा यहां से, तो धारा की दिशा ये ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके चारों तरफ यूं घूर्णन में, तो इसकी दिशा क्या हुई, यूं, क्या हुई, यूं व्रत बनाएगी इसके चारों तरफ, ठीक है ना। तो इससे अपन इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, और ये है सीधे चालक तार में, इसमें है सीधे चालक तार में। अब अपन बात करेंगे वृत्ताकार पास के अंतर्गत कि अब चालक तार को क्या करेंगे, घुमाएंगे, वृत्ताकार बनाएंगे। अब बात करेंगे हम वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा क्या है। तो अब वृत्ताकार पास की बात करें तो ये मान लो हमारे पास एक वृत्ताकार पास है, फेरों की संख्या हम कितनी भी ले सकते हैं, और जितने ज्यादा फेरे होंगे उतने ही ज्यादा चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये अपन ने 2 फेरे ले लिए यहाँ पर। अब जब यहां से इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको पता है कि यहां से हमने देखा अगर तार सीधा है तो सीधे पर व्रतों की संख्या ऐसे बनती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे चुंबकीय प्रभाव कम होता चला जाएगा व्रतों की संख्या बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ऐसे ही नीचे की तरफ। लेकिन वृत्ताकार पास के में एक चीज है जो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे वृत्ताकार पास में केंद्र की तरफ चुंबकीय रेखाएं आ रही हैं, ये केंद्र की तरफ आ रही हैं, ये चुंबकीय रेखाएं सीधी हो जाती है। कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो वृत्ताकार जो पास है उसमें सभी जगह चुंबकीय प्रभाव है, और यहां से इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए वही अपन क्या प्रयोग में लेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा धारा की दिशा से हम इनकी क्या जान सकते हैं, रेखाओं को जान सकते हैं। तो ये पैटर्न बनाती है। बस इसमें अंतर ये है कि वृत्ताकार पास के केंद्र में जो रेखाएं हैं वो कैसी नजर आती हैं, सीधी नजर आती है, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे परिनालिका। परिनालिका के अंदर, परिनालिका मतलब एक नली, और अब इन जो ये कुंडली है फेरों की संख्या, इस फेरों की संख्या को हम बढ़ाएंगे। तो फेरों की संख्या को अगर हम बढ़ाएं, जैसे कि 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, 4 फेरा, 5 फेरा, कितने भी ले सकते हैं ये। जब इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किस प्रकार का पैटर्न बनेगा, चुंबकीय रेखाएं कहां पर व्यवस्थित होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें हमको वही पैटर्न प्राप्त होता है जो हमने एक छड़ चुंबक के अंतर्गत देखा था।
ठीक है, देखो यही पैटर्न प्राप्त हुआ है जो एक छड़ चुंबक के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। दिशा की बात करें तो यही इधर का, इसमें परिनाल का एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसके जो दोनों सिरे हैं, एक इधर वाला सिरा एक उधर वाला सिरा, यानी एक क्या बन गई, एक छड़ चुंबक बन गई। तो इसके अंतर्गत ये मान लो एन सिरा की तरह और ये एस सिरा की तरह, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा कहाँ होगी, एन से एस की तरफ। ठीक है ना, ये इसका पैटर्न होता है परिनालिका के अंतर्गत। ठीक है ना, तो परिनालिका के जो सिरे हैं एक उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा और एक दक्षिण ध्रुव की व्यवहार करेगा। और परिनालिका के अंदर की बात करें तो अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव की, यानी कि सेम टू सेम छड़ चुंबक की तरह। ठीक है ना, ये अपन की परिनालिका के ये अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि परिनालिका के अंतर्गत चुंबकीय पैटर्न क्या होगा, वृत्ताकार पास के अंतर्गत क्या होगा। तो इनकी दिशा अपन आराम से दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से जान सकते हैं। अब अपन बात करेंगे विद्युत चुंबक की। जैसे अपन जो विद्युत चुंबक बनाते हैं, विद्युत चुंबक के अंदर क्या करते हैं कि जो परिनालिका है, तो परिनालिका के अंदर की हम क्या करते हैं, उसका जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत, तो उसमें हम उसके चुंबकीय क्षेत्र में नर्म लोहे की क्रोड को रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी रहती है, यानी कि ये एक परिनालिका है अपनी। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, ये अपन का पैटर्न तैयार हो गया कि अब इसके अंतर्गत जो ये परिनालिका बनी है इसके अंदर हम डालेंगे एक इधर से और इधर तक, यानी इसके अंदर नर्म लोहे की क्रोड डाल दी ना। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका जो प्रबल क्षेत्र है, इसका जो पैटर्न बनेगा, तो इस पैटर्न के अंतर्गत इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ये नर्म लोहे की क्रोड आ जाएगी और इस प्रकार ये जो नर्म लोहे की क्रोड है ये बन जाएगी विद्युत चुंबक। यानी विद्युत के कारण या विद्युत से चुंबक बनाई गई है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं विद्युत चुंबक। ठीक है ना, तो वृत्ताकार जब परिनालिका के अंतर्गत अपन किसको रखेंगे, नर्म लोहे की क्रोड को रखते हैं, तो वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आने के कारण एक चुंबक का व्यवहार करने लगती है, उसे बोलते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है ना, अब इसके उपयोग की बात करें, जो ये विद्युत चुंबक होती है इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो पहली बात तो करेंगे विद्युत घंटी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है टेलीग्राम चिकित्सा के रूप में और जो बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं उनमें भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये अपन का एक छोटा सा टॉपिक था विद्युत चुंबक। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपन का कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही पर बल, कि जब अगर हम किसी जो धारावाही चालक है उसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे तो वो एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा उन दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो जो वो बल होगा वो भी उन दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा। तो जी हाँ, हम क्या कहेंगे कि जब किसी हम विद्युत धारावाही चालक को कहां रखते हैं, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है,
बल का अनुभव करता है। और कब करेगा कि एक तो पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के लंबवत होंगी तो बल की दिशा इन दोनों के लंबवत होगी। यानी जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे तो इन पर एक बल कार्य करता है। जब हम किसी भी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी दिशा भी इन दोनों के क्या होगी, लंबवत होगी। और इस बल की दिशा को हम ज्ञात करने के लिए एक नियम काम में लेंगे, उसका नाम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी ये बायां नियम। इस फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम से हम बल की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करना है अपने को, जो बायां हाथ है ये वाला, इसकी 3 उंगलियां काम में लेती हैं, अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा। जब इन तीनों को हम किस क्रम में, सामान्य पैटर्न में आपको मैं बता रहा हूं, तो यहां पर ये जो अंगूठा है अपना, ये अंगूठा दिखाएगा किसको, बल को। ये अंगूठा किसको दिखाएगा, बल। ये मान लो ये अंगूठा बल है। और जो तर्जनी उंगली है वो दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा विद्युत धारा को। अब यहाँ पर वाम हस्त नियम ये कहता है कि ये तीनों उंगलियां इस प्रकार व्यवस्थित होनी चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यानी ये इसके लंबवत होनी चाहिए और ये इसके लंबवत होनी चाहिए। तो अब जैसे आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो बल लगेगा इन दोनों पर उसको दिखाएगा, बल या हम कह सकते हैं गति, ठीक है ना। ये है जो तर्जनी उंगली है, ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र को और ये दिखाएगी धारा की दिशा को, ठीक है ना। तो जब किसी पर बल लगेगा तो उससे हम इसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, कि अपने बाएं हाथ को, तीनों उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि पहली बात तो तीनों लंबवत होनी चाहिए और अंगूठा दिखाएगा बल को, तर्जनी ये हो गई तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा बल को, व मध्यमा दिखाएगा विद्युत धारा की दिशा को। किसी के अंतर्गत भी अपन ये चीज चेक कर सकते हैं। मान लो बल कहाँ होगा, ये अपन पढ़ेंगे अभी जब विद्युत मोटर का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस प्रकार विद्युत मोटर घूर्णन करती है, कहाँ उस पर बल लगता है जिसके कारण वो गति करने लगती है। तो अगर मान लो विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, विद्युत धारा की दिशा मान लो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की साइड होगा और बल इधर होगा, ठीक है ना। तो अपन ऐसे दिखा सकते हैं इसको, जैसे अपन का सेटअप बनेगा उसी हिसाब से अपन इनको व्यवस्थित करके उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये विद्युत धारावाही बल है इसका अपन जो उपयोग करते हैं, अपन अभी अध्ययन करेंगे थोड़ी देर में। विद्युत मोटर, ठीक है, जनरेटर, जो विद्युत जनरेटर होता है उसके अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, ऐसी युक्तियों के अंतर्गत अपन इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। या विद्युत मापक यंत्र में भी अपन इसी का प्रयोग करते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे अपन विद्युत मोटर, जिसके अंतर्गत अपन फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का प्रयोग करके देखेंगे उसकी कार्यविधि। और हमेशा इससे संबंधित कम से कम 3-4 नंबर का तो ही पूछा जाता है पूरी, तो अपन उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो।
ये है विद्युत मोटर। अब अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत मोटर है। अब विद्युत मोटर के अंतर्गत आप ये डायग्राम देखें। सबसे पहले तो विद्युत मोटर होती क्या है? तो विद्युत मोटर है ना ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्या करती है? विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, उसको हम बोलते हैं विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी चालक को या कुंडली को, ये कुंडली है, ये जो दिखाई दे रही है ये तारों की कुंडली है, ठीक है ना। तो इस कुंडली को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, ये दो हमने चुंबक ली हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना। इस जब चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और वो बल हम अभी भी बामस्त नियम के द्वारा देख के आए हैं कि वो बल इन दोनों की दिशा के क्या होगा? लंबवत होगा। तो वो बल इसको गति कराने के लिए उपयुक्त होता है। ये इसको क्या करवाएगा? गति करवाएगा, उसके लिए होता है। तो ये सिद्धांत क्या है विद्युत मोटर का? विद्युत मोटर का यही सिद्धांत है कि भाई किस सिद्धांत पर कार्य करती है विद्युत मोटर, कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है, और वो बल के कारण उसमें गति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब विद्युत मोटर की अपन पूरी कार्यविधि समझेंगे तो ठीक है। अब हम बात करें तो इसका उपयोग होता है विभिन्न विद्युत मोटर है, पंखे, रेफ्रिजरेटर है, विद्युत संयंत्र जितने भी हैं, वॉशिंग मशीन है, घुमाने की जो भी चीजें हैं जिनके अंतर्गत मोटर लगी रहती है। अब हम सबसे पहले इसकी रचना के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके ऐसे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न। सिद्धांत ये अपना हो गया है क्या है? रचना के अंतर्गत सबसे पहले रचना मैं आपको जनरली समझाऊंगा, ठीक है ना। आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये चीजें अपन पढ़ते हैं। रचना में जो चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है वही रचना के अंतर्गत आती है। तो पहले तो आप सेटअप देखो कि रचना के अंतर्गत दो क्या लेंगे? चुंबक लेंगे, और एक विद्युत रोधी तार की हम क्या बनाएंगे? कुंडली बनाएंगे। और कुंडली यहाँ पर है, कुंडली है ABCD। ये कुंडली देख पा रहे हैं ABCD। कुंडली के जो दोनों सिरे हैं, वो यहां पर दो विभक्त वलयों से जुड़े हुए हैं। विभक्त वलय से अभी हम समझेंगे कि उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, विभक्त वलय होगी P व Q। ये एक सिरा वाला कुंडली का ये इधर P से और इधर दूसरा सिरा Q से जुड़ा हुआ है। अब जो ये विभक्त वलय है, इसके ऊपर, ये विभक्त वलय के ऊपर विभक्त वलय जो धुरी है अपनी, इस धुरी के साथ साथ घूमती है, लेकिन इसके ऊपर दो ब्रुश लगे रहते हैं। तो हम बात करें ब्रुश X व Y, ये है। तो ये अपन रचना कर सकते हैं। बीच में ये धुरी है। यहाँ पर अपन साथ साथ में बात कर लेते हैं आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर। तो आर्मेचर के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो है नर्म लोहे की रॉड व कुंडली मिलकर आर्मेचर कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्मेचर कहलाती है। ये जो कुंडली है और ये जो धुरी है, नर्म लोहे की रॉड इसके बीच में लगा रखी है, दोनों मिलकर के कहलाती हैं आर्मेचर। ये दोनों साथ साथ घूमती हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई इसकी रचना। अब हम इसकी देखते हैं क्रियाविधि। क्या देखेंगे? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के अंतर्गत जब हम विद्युत धारा जैसे ही यहां से प्रवाहित करते हैं, आपको ये समझना होगा कि जैसे ही विद्युत धारा यहां से प्रवाहित करते हैं हम, तो आपको पता है कि ये जो आर्मेचर है, ये जो धुरी से जुड़ा हुआ है, धुरी, और ये क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती है। यहाँ पर कैसे रहती है? लंबवत रहती है, ये दोनों इस प्रकार से। तो जब ये घूमती है तो सबसे पहले मानो हम इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे,
क्या करेंगे, दक्षिणावर्त घूमेगी ये। और घूमती कैसे है, इसी की क्रिया विधि को अपन समझने वाले हैं कि जैसे ही विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा यहाँ से जाएगी इस ब्रुश, और ब्रुश से जाएगी इस विभक्त वलय के अंतर्गत, और जो दिशा होगी वो यूं होगी, ठीक है ना। तो अब जैसे ही यहाँ ये जो धारा की दिशा है यूं होती है इसमें ऊपर की तरफ, या हम बात करें कि इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, तो विपरीत होगी तो हम जो वाम हस्त नियम है उसके द्वारा इसकी दिशा, इसकी जो बल की दिशा है वो ज्ञात कर सकते हैं, और बल की दिशा के साथ ये क्या करेगी, गति करेगी। जैसे अपन का ये वाम हस्त नियम है, ये दिखाएगा अपन को बल की दिशा को, ये चुंबकीय धारा की दिशा, और ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को। अब इसमें देखो धारा की दिशा कहाँ है, ये ऊपर की तरफ है, धारा की दिशा ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये अपने ऊपर की तरफ हो गई, ये अपन का चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। अब धारा की दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यानी धारा की दिशा है ऊपर की तरफ, यानी बल की दिशा है ऊपर की तरफ, तो ये बल ऊपर की साइड में लग रहा है। अब जब बल ऊपर की साइड में लगेगा तो ये कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। मान लो ये यूं है तो यूं घूमेगी। अब जब यूं घूमेगी तो आधे चक्कर के बाद में ए और बी सिरा कहां जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो अगर आधे चक्कर की बात करूं तो हमारा फिर ये सिरा कैसा हो जाएगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ये घूम के आ गया तो यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ बी और यहाँ ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तुमको पता है कि इसके धारा की दिशा विपरीत हो गई। अब जब ये सिरा यहाँ पर है तो धारा की दिशा यूं होगी, और यहाँ से ये दिशा उल्टी हो गई। तो यहाँ से दिशा की अगर अपन बात करें, इधर तो ऊपर की तरफ थी, लेकिन इधर कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। इधर कहाँ होगी, ये धारा की दिशा नीचे की तरफ और बल की दिशा अंदर की तरफ, तो यूं, तो ये यूं घूमती रहती। अब जब इसमें जब लगातार ये चक्कर रहता है तो इसके कारण लगातार धारा आती रहती है, और ये बल निरंतर लगता रहता है, और ये इस चुंबकीय क्षेत्र में निरंतर घूमती रहती है, ठीक है ना। समझ पाए होंगे आप, और भी इसको अच्छे से देख सकते हैं कि अब जैसे ये जो विभक्त वलय है, ये विभक्त वलय का कार्य क्या है, इस विभक्त वलय का कार्य है दिक् परिवर्तक का, दिक् परिवर्तित, ठीक है। दिक् परिवर्तक का मतलब ये विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करती है। क्या करती है, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये धारा इससे कुंडली के साथ साथ घूमती है, और साथ साथ घूमती है तो ये जो P वाला सिरा है ये तो पहुंच जाएगा Y ब्रुश पे, और Q वाला सिरा कहां जाएगा, X ब्रुश पे। जो ये ब्रुश होते हैं, ये ब्रुश और किसके होते हैं, कार्बन के। आप ये भी थोड़ा सा लिख लें, कार्बन किसके होते हैं, कार्बन की प्लेट होती है जो वलय के ऊपर लगी रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इसकी क्या है, कार्य विधि है। आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद में इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग मैंने आपको बता ही दी थी। आप विद्युत पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, जो भी अपने घूमने वाली चीजें हैं उनके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है अपना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक छोटा सा टॉपिक और है विद्युत मोटर के अंतर्गत कि अगर हम विद्युत मोटर में की शक्ति में वृद्धि करना चाहें, क्या करना चाहें, विद्युत मोटर में वृद्धि करना चाहें, शक्ति में वृद्धि करना चाहें कि बहुत अच्छे से विद्युत मोटर काम करे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तीन चीज करनी होंगी। एक तो हम जो स्थायी चुंबक लें, स्थायी चुंबक के स्थान पर क्या लें, अस्थायी चुंबक लें, या फिर क्या लेंगे, नरम लोहे की रॉड ले लेंगे। दूसरे बात करेंगे कि जो कुंडली है, कुंडली में फेरों की संख्या, जितने ज्यादा फेरों की संख्या अधिक होगी विद्युत मोटर उतनी ही क्या होगी, शक्तिशाली होगी। और तीसरी बात करेंगे, कुंडली नरम लोह रॉड पर होगी। किस पर होगी,
कुंडली है वो नर्म लोह की क्रोड पर लपेटी जाए तो यहाँ पर विद्युत शक्ति बहुत, मोटर है उसकी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। चलो आइए पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह प्रक्रम जिसमें किसी चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाए। यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाए, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं हम चुंबकीय प्रेरण। जैसे कि अपन एक एग्जांपल से, ठीक है ना, ये एक अपना एक बेलन, इस पे हम क्या करेंगे, एक कुंडली लपेट लेते हैं। अब इस कुंडली के अंतर्गत हमको ना तो धारा बहानी है, ना धारा से जोड़ना है, ना बैटरी से जोड़ना है। यहां पर हम एक युक्ति काम में लेंगे और वो लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। क्या है अभी बताएंगे, अभी पढ़ेंगे अपन गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो ये है गैल्वेनोमीटर। अब हमको क्या करना है कि इसके अंदर विद्युत धारा कहां प्रवाहित हो रही है। तो पहली बात तो ये एक दो सिरे हो गए इसके, कोई चालक है, चालक के अंतर्गत अब इसके नजदीक में एक क्षण चुंबक ले आता हूं। मान लो क्या ले आया, क्षण चुंबक। जैसे ही ये गतिशील चुंबक इसके पास आएगी तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित होगा। क्या होगा, परिवर्तित होगा ये चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तित होने से ही तुरंत जैसे ही ये यहां पर परिवर्तित होगा इस चुंबकीय रेखाओं का, इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा को बताने वाला कौन है, गैल्वेनोमीटर। कौन है, गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर ये इस प्रकार इसकी संख्या 0 पर रहती है। अब इसमें जैसे ही विद्युत धारा होती है ये या तो इधर या फिर इधर, या तो इधर होगी या इधर होगी, यानी विक्षेपित होगी। ये हमको प्रेरित विद्युत धारा को बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। तो इसका हमको पता लगेगा जैसे ही इस क्षण चुंबक को इसको पास लाएंगे तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और उसका पता कौन लगाएगा, गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर कि ये जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है ये क्षणिक होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होगी और जैसे ही ये यहाँ पर स्थायी होगी, यानी यहाँ पर आके हमने रोक दी और रोकने पर आई तो हमको जैसे ही ये वापस 0 पर आ जाएगी। और जैसे ही हम इसको दूर लेके जाएंगे ये वापस से विक्षेप दिखाएगी, यानी क्या होना चाहिए, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण शब्द है। जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक धारा प्रेरित नहीं होगी। तो अब मान लो कि जब पहली बार हम इसको पास लेकर के आए तो मान लो इसने विक्षेप इधर दिखाया, ठीक है, आके रोक दी, फिर वापस ये 0 पे आ गई। लेकिन जैसे ही हम इसको दूर ले जाएंगे तो ये अब विपरीत साइड में इधर विक्षेप दिखाएगी। तो हमें ये यहाँ से ये जानकारी मिली कि हाँ, जब हम किसी भी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है ना। अब इसको अपन दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इस जो ये अपन ने चुंबक लगाई है इस चुंबक को यहां से हटाएंगे और एक कुंडली और ले आएंगे। क्या ले आएंगे, एक कुंडली और ले आएंगे और ये कुंडली यहां से ठीक है ना, ये कुंडली। अब इस कुंडली पे क्या करेंगे अपन, यहां पे तो गैल्वेनोमीटर लगा ही हुआ है, इसमें लगाएंगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा लगाएंगे। अब ये हम चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई
विद्युत धारा और चुंबक दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं कि अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम, यानी इसको हम कह देते हैं कुंडली 1 और इसको कह देते हैं कुंडली 2, ठीक है ना, या प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली है, ठीक है ना। अब जैसे हम प्राथमिक कुंडली एक इस कुंडली के अंतर्गत धारा प्रवाहित करेंगे, अब धारा प्रवाहित करने से आपको पता है कि क्या होगा, चुंबक उत्पन्न होगी। अब पहले तो थी ही नहीं भाई, जब तक धारा प्रवाहित थी नहीं तब तक तो यहाँ पर ना तो चुंबकीय प्रभाव था ना चुंबकीय रेखाएं थी। और जैसे ही हमने यहाँ पर धारा प्रवाहित की, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न हुई और उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण वापस गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, क्योंकि इसके पास जैसे ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी और ये यहाँ पर पाठ्यांक दिखाएगा। वही विपरीत, अब जैसे यहाँ पर अपन धारा की दिशा को परिवर्तित करेंगे तो चुंबकीय रेखाओं की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो ये इसके विपरीत क्या दिखाएगा, विपरीत क्या दिखाएगा, विक्षेपण दिखाएगा। मान लो अब इधर से अगर विद्युत धारा है तो इसने पाठ्यांक दिखाया अपना, मान लो दाईं ओर दिखाया, तो अब जैसे ही हम इधर से करेंगे इसको चेंज करके बैटरियों को, तो क्या होगा, ये किधर दिखाएगा, इधर दिखाएगा, ठीक है ना। तो जिधर से जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, धारा प्रवाहित होगी। अब इस प्रेरित जो धारा है इसको जानने के लिए, इसकी दिशा को जानने के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जिसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें किस दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित हुई है, ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इसके द्वारा हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इसके अंतर्गत भी हमको अपने दाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गई, ये दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर नहीं है, इसके पीछे बोर्ड के कहाँ है, अंदर है। तो हम, ये हो गई मध्यमा, ये दिखाएगी प्रेरित विद्युत धारा, ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र और ये दिखाएगी गति। गति या फिर किसको दिखाएगी, बल को। तो ये क्या हुआ, अंगूठा हुआ, यानी ये अपना दक्षिण हस्त नियम हो गया। तो ये हो गया अपन का, ये अपन का गति, ठीक है, ये, और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये दिखाएगी किसको, प्रेरित धारा को, और ये चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये फ्लेमिंग का क्या है, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है ना। ये अंगूठा और ये हो गई तर्जनी, ये आप समझ पाए होंगे। अब अपन बात करेंगे विद्युत जनित्र की। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत मोटर के विपरीत है बिल्कुल ही, और यह है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर बात कार्य करती है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कुंडली में से क्या होगा, गुजरने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। जैसे हम इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन के कारण ही क्या होगी, इस कुंडली के अंदर, जो ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जैसा कि अभी अपन ने चुंबकीय प्रेरण में देखा था, ठीक है ना। तो ये उसका सिद्धांत हो गया। अब इसकी बात करें हम रचना की, तो रचना कि आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति विद्युत मोटर की तरह ही कर लेनी है अपने को।
ठीक है। जैसे जैसे जिसके इसके जो भी अवयव हैं, जो भी घटक हैं, जिस प्रकार जुड़ रहे हैं, जैसे अपन दो चुंबक लेनी है, स्थायी चुंबक लेनी है, उसके अलावा एक कुंडली जो कि ABCD, ठीक है ना। जो यहाँ पर अंतर है तो वो अंतर मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर विभक्त वलय के स्थान पर, विभक्त वलय के स्थान पर क्या है, सर्पी वलय। क्या है, विभक्त वलय की स्थान पर सर्पी वलय है, ये दिखाई दे रही है आपको। ये इसे जो नरम लोहे की रॉड है इसके चारों तरफ है, सर्कल है, और ये इसके साथ साथ घूमती है। इस धुरी के क्या होगी, साथ साथ घूमेगी। तो यहाँ पर दो हैं सर्पी वलय, एक R1 व एक R2, ठीक है। बुरुष भी दो हैं, बुरुष B1 व B2। तो ये ब्रूस है, ये ब्रूस कार्बन की एक प्लेट होती है जो कि इन सर्पी वलय को क्या होती है, दबाए रखती है ऊपर से, घूमती नहीं है इनके साथ साथ, ठीक है ना। तो और जो ये ब्रूस हैं, इन ब्रूसों से एक हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी माध्यम से इस धुरी को घुमाते हैं, जैसे इसको धुरी को घुमाएंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कुंडली इनके मध्य में घूमेगी, और घूमने पर ये इनकी रेखाओं को क्या करेगी, काटेगी, परिवर्तित करेगी, और उस परिवर्तन के कारण इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, चुंबकीय धारा प्रभावित होगी, ठीक है ना। और अब इसमें कुंडलियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो ये जो धारा है ये एक साथ संगठित होकर के एक बड़ी धारा के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो क्रियाविधि, क्रियाविधि के अंतर्गत अपन यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएंगी कि जब हम इसको यांत्रिक ऊर्जा घुमाएंगे तो हमको पता है घूमने के कारण जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है ये वाला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी गति की दिशा है कहाँ है, ये वाली, अंगूठा किसको दिखाएगा, गति, मध्यमा प्रेरण चुंबकीय धारा, और ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र। तो अब यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये अब हम इसको क्या करेंगे, यूं, इसको गति कहाँ दे रहे हैं, यूं घुमाएंगे। अगर मान लो इसको दक्षिणावर्त घुमाते हम बाहर से किसी मोटर से, जनरेटर से, किसी भी माध्यम से, जब इसको हम यूं घुमाएंगे तो जो प्रेरित धारा है वो सबसे पहले कहाँ बहेगी, इधर बहेगी, इसके अंतर्गत यूं उत्पन्न होगी। और जैसे ही यहाँ ये आएगी तो वापस ये सिरा क्या होगा, अर्ध घूर्णन के बाद में चेंज होगा, अर्ध घूर्णन के बाद में डी सी और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो रही है यहाँ पर, धारा की दिशा चेंज हो रही है, इस धारा को हम बोलते हैं कौन सी, AC या प्रत्यावर्ती धारा। कि प्रति एकांक समय में जो दिशा, धारा की दिशा चेंज होती है उसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर दो प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती हैं इससे, एक है प्रत्यावर्ती, धारा जिसको बोलते हैं AC अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, वह धारा जो परिवर्तित होती है, समय के साथ में परिवर्तित होती है आधे घूर्णन के बाद में। जैसे ये चक्कर पूरा होगा, ये वाली भुजा इधर आएगी, ये वाली इधर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये हर बार दिशा चेंज हो रही है, और ये जो दिशा चेंज होने में जो लगा समय है वो है कितना, 1/100वां सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 100वें भाग में दिशा चेंज हो जाती है। और इसकी आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। दूसरी है दिष्ट धारा, या जिसको बोलते हैं DC। और AC के लिए हम AC के लिए हम या तो विद्युत जनरेटर ले सकते हैं, AC जनरेटर ले सकते हैं, या फिर जल विद्युत संयंत्र है, वायु विद्युत संयंत्र है, जो कि सभी के सभी क्या उत्पन्न करते हैं, AC धारा उत्पन्न करते हैं।
अब जब दिष्ट धारा के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट करंट है, इसके अंदर कोई दिशा परिवर्तित नहीं होती, तो इसमें क्या चेंज करना होता है कि ये जो विभक्त वलय हैं, सॉरी जो सर्पी वलय हैं, सर्पी वलय, इनको हटा करके कौन क्या लगाई जाती है, विभक्त वलय। बाकी का प्रोसीजर वही है। तो वह धारा जिसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती, डायरेक्ट करंट कहलाता है, दिष्ट धारा कहलाती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये यहाँ से सर्पी वलय को हटा करके क्या लगानी पड़ती है, विभक्त वलय लगानी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर विद्युत जनित्र की क्रिया विधि है। इसके बाद में अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है और वो है घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ लास्ट टॉपिक है अपना घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ में अपना क्या करता है, अपन जो घरों के अंदर विद्युत आपूर्ति होती है, तो विद्युत आपूर्ति जिन तारों से होती है उन्हें मेंस तार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस तार कहते हैं। ये कहां से आते हैं, या तो खंभों से या फिर भूमिगत केबलों के द्वारा भी हमारे तक पहुंचते हैं। अब बात करें कि घरेलू परिपथ के अंतर्गत जो मेन होते हैं, तो वो जो आपूर्ति होती है इन तारों में, ये दो तरह के होते हैं। एक तो है जिस पर लाल रंग का विद्युत रोधी कवर होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, विद्युन्मय तार या धनात्मक तार। या दूसरा होता है जिस पर काला रंग का क्या होता है, विद्युत रोधी कवर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन। क्या कहेंगे, उदासीन तार कहेंगे, या फिर जिसको कहते हैं ऋणात्मक। तो ये दो तरह के तार हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब इन दोनों तारों के बीच में, लाल व काला के बीच 220 वोल्ट का क्या होता है, विभवांतर पाया जाता है। इस अंतर के कारण इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनके अलावा एक तीसरा तार होता है, एक तीसरा तार और होता है जिसे हम कहते हैं भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार, और ये ज्यादातर किस रंग का होता है, हरा रंग का पाया जाता है। ये क्या होता है, ये हम जब कभी भी अधिक अधिक विभवांतर या अधिक वोल्टेज की जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो अपने अवयवों को बचाने का कार्य करता है, फ्यूज की तरह ज्यादा आवेश को भूमिगत करने का कार्य करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने विद्युत परिपथ देखे होंगे, उसके अंतर्गत हमारे दो तार आते हैं। उनको सबसे पहले हम एक मेन फ्यूज होता है घर के अंदर, उसके अंतर्गत लगाते हैं। जैसे ये चीजें तो ठीक है, जैसे मान लो ये अपने ये दो तार आते हैं, और दो तारों को एक मेन जो फ्यूज होता है उस फ्यूज के अंतर्गत अपन लगा देते हैं। ठीक है ना, ताकि कभी भी जब खराब विद्युत आए तो ये यहाँ पर जल जाए और अपने उपकरण बच जाए। उसके बाद में इन दोनों तारों को हम कहाँ लगाते हैं, मीटर के अंदर लगाते हैं, जहां पर इसकी रीडिंग ली जाती है। और यहाँ से लाल, और इसको फिर घर की जो मेन एमसीबी होती है, जहां से हम हर एक कमरे या अलग अलग जगह का विद्युत कंट्रोल करते हैं, वहां से, और उसके बाद में जाती है प्लग के अंतर्गत। तो ये दोनों तार यहाँ पर अपन जितने भी अपने बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से और भी लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पर दो तार तो ये यहाँ से जुड़ जाते हैं, इसके एक तार ये, एक ये, ठीक है, एक ये एक। लेकिन एक और तार होता है इनके साथ में, और वो है जो 3 स्विच के अपन के प्लग होते हैं ना, उनमें एक तार होता है जो होता है भूमिगत, या जिसको अपन बोलते हैं भूसंपर्क तार। एक हो गया धनात्मक और एक हो गया ऋणात्मक। ये अपन का घरेलू परिपथ होता है। इसके में फ्यूज होता है, तो फ्यूज अपन जानते हैं, फ्यूज पहले वाले चैप्टर में अपन आसानी पढ़ चुके हैं कि ये ऐसी युक्ति है जो विद्युत अवयवों को लघु पतन या अतिभारण से बचाती है।
किससे? लघु पतन या अति भारण, यानी खराब विद्युत या अधिक वोल्टेज की विद्युत आए तो उपकरण खराब नहीं हो उससे बचाती है लघु पतन। लघु पतन क्या है कि लघु पतन जब जो अपने विद्युत में तार है या धनात्मक तार है या उदासीन तार जब कभी या तो आपस में भिड़ जाते हैं, भिड़ जाने से क्या होता है? अति भारण, यानी जो हमारे अवयव हैं या हमारे जो चालक तार हैं उन पर बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है और वो जल जाते हैं, तो उसका खतरा रहता है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं लघु पतन। क्या कहेंगे? लघु पतन। या फिर कभी कभी क्या है, अपने अवयवों में दोष हो जाता है या उनके अंतर्गत फॉल्ट आ जाते हैं, तारें दोनों ऋणात्मक और धनात्मक आपस में टच हो जाते हैं, तो ये स्थिति आती है लघु पतन की। तो हम इसको कह सकते हैं अति भारण। अति भारण की स्थिति में क्या होगा? लघु पतन होगा। ठीक है ना? तो ये अपन का आज का रिवीजन था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और अच्छे से रिवीजन करो। बाकी कोई चीज नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है ना? मिलते हैं कहीं ना कहीं अगले रिवीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।